ये बात है 1958 की, 1958, और कहानी है उड़ीसा की। उड़ीसा में एक जगह है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है रस गोविंदपुर। ये जो पूरा इलाका है ये एक तरह से ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं और संथाली या फिर माझी, तो इन लोगों का यहाँ पर इनकी पूरी आबादी है और इन लोगों का दबदबा है। और ये वो बेल्ट है, ये वो इलाका है जहाँ पर लोग, ख़ासतौर पर स्थानीय लोकल लोग, भूत प्रेत पर बहुत यकीन करते हैं। उनका मानना है कि भूत प्रेत होता है और वो इन चीज़ों पर पूरी तरह से उनको यकीन होता है। और ऐसे चीज़ों को लेकर बहुत सारे वारदात भी हुई है वहाँ पर। तो इसी रस गोविंदपुर में बालासोर डिस्ट्रिक्ट के करीब एक पुराना छोटा सा एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन 58 आते आते फिर इस एयरपोर्ट में मतलब एक तो कोई इसका यूज़ नहीं था, ये एक्टिव नहीं था, पुराना हो चुका था, एयरपोर्ट बंद था। लेकिन एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जो तमाम चीज़ें थी, बहुत सारे कबाड़ जो थे, आप इसको एरो स्क्रैप कह सकते हैं, वो वहाँ पे पड़े हुए थे और अच्छे खासे एरिया में ये एयरपोर्ट का पूरा दायरा था। तो एरोड्रम या एयरपोर्ट बंद, लेकिन बहुत सारे वहाँ पे लोहे और ये सारी कबाड़ की चीज़ें स्क्रैप पड़ी हुई थी जो काफ़ी कीमती थी। तो इस एयरपोर्ट और उन कबाड़ की हिफाजत के लिए वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया था। इनमें से एक का नाम था दिवाकर और दूसरे का नाम था गोविंद। अब ये दोनों वहाँ ड्यूटी दिया करते। ड्यूटी क्या, कोई काम ही नहीं था, कोई आता ही नहीं, कोई, चूँकि बाउंड्री थी और बाउंड्री के बाद एक दरवाज़ा जहाँ पे इन लोगों की ड्यूटी थी, तो बाउंड्री पार करके कोई आता नहीं। और शाम होते ही इलाका सुनसान हो जाता, क्योंकि एक तो भूत प्रेत का डर, और इस इलाके में ख़ास ये थी कि लोग रात को अमूमन ट्रैवल या सफ़र करने में झिझकते थे, डरते थे। उन्हें लगता था कि कहीं कोई भूत न टकरा जाए। तो सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी दौरान अप्रैल 1958 में कोलकाता से एक बिजनेसमैन, एक कबाड़ी का डीलर जो स्क्रैप खरीदने का काम किया करते थे, वो पहुंचते हैं इस गांव में। बंधु चटर्जी उनका नाम था। बंधु चटर्जी अप्रैल 1958 में आते हैं और इस एयरपोर्ट के जो कबाड़ है उसकी नीलामी होनी थी और उन्हें ख़रीदना था। अब इसके लिए उन्हें वहाँ पे रुकना था काफ़ी दिन तक। तो वहीं एयरपोर्ट के पास वो ठहरे हुए, अपने साथ वो अपने एक नौकर को लेकर आए थे। एक नेपाली था, वो राम बहादुर उसका नाम। राम बहादुर उनका वफादार था, लेकर वो है और अब वहीं पर वो बिजनेस की डील हो रही है और कुछ दिन उन्हें वहाँ रहना है। मई का शुरुआती हफ्ता, बल्कि 20 मई की तारीख आ गई, 20 मई 1958। बंधु चटर्जी वहीं एयरपोर्ट के बाहर एक चाय की टपरी थी, दुकान थी, वहाँ बैठे हुए थे राम बहादुर के साथ, और साथ में दिवाकर भी था और दूसरा जो गार्ड था गोविंद, वो भी था। ये बैठे हुए थे, तभी वहाँ पे बैठ के गप्पे मार रहे थे, चाय पी रहे थे। लेकिन इसके बाद अचानक इन्होंने देखा कि एक शख्स वहाँ पर आया और वो उसी लोकल गांव का था वो शख्स। और वहाँ पर आने के बाद उसने कहा चाय वाले से, एक तो चाय पी और फिर कहा कि आज की रात जो है मैं यहीं इसी दुकान पर रुकूंगा और अपने गांव नहीं जाऊंगा। अब इस शख्स का नाम था चंद्र मांझी। रात करीब 9 बजे आया चाय की दुकान पर। उसके बाद इसने कहा कि अब मैं सुबह ही अपने गांव जाऊंगा। तो इसकी बात ये सुनकर जो बंधु चटर्जी और ख़ास तौर पर जो राम बहादुर, उसे बड़ा अजीब लगा। उसने पूछा क्यों नहीं जाओगे यहाँ रात को, क्या क्यों रुकोगे, यहाँ है क्या? तो उसने कहा नहीं, मैं रात को नहीं जा सकता, रास्ते में भूत मिल जाएगा मुझे। तो ये लोग हंसे, कैसे कैसे मिल जाएगा? उसने कहा रात को भूत मिलता है। अब ये बात तो उसने कह दिया। उसके बाद वो वहीं दुकान पर बैठा रहा। जो चाय की दुकान है वो दुकान कृष्णचंद्र की थी। थोड़ी देर के बाद बंधु चटर्जी ने कहा कि हमें भूत देखना है। तो भूत होता कैसा है? राम बहादुर, उसे भी भूत देखना था। उसने कहा मुझे भी भूत देखना है। लेकिन कृष्णचंद्र जो चाय वाला, उसने मना कर दिया, बोला कि ये खतरा है, खतरनाक हो सकता है। जो चंद्र मांझी आया था, जिसको उस गांव में रात को जाना ही नहीं था, अपने ही गांव में, उसने भी कहा मैं नहीं जाऊंगा। अब चटर्जी ने काफ़ी फोर्स किया
उन्होंने कहा एक बार भूत देखने और हम सब साथ चलेंगे तो कोई डर की तो बात है नहीं। थोड़ी दूर तक चलते हैं, चल के देखते हैं तुम्हारे गांव के रास्ते में कहीं भूत मिलता है कि नहीं। आखिरकार चाय वाला कृष्णचंद्र तैयार हो गया और वो जो गांव का शक चंद्र मांझी था वो भी तैयार हो गया। अब वो दोनों और साथ में बंधु चटर्जी और राम बहादुर, ये 4 लोग देर रात दुकान से निकलते हैं भूत देखने के लिए। अब वो जो पूरा एयरपोर्ट का हिस्सा था उसके इर्द गिर्द में फुटपाथ बने हुए थे और वहाँ पे लाइट भी लगी हुई थी, सरकारी लाइट, स्ट्रीट लाइट। इत्तेफाक से 20 मई 1958 की उस रात बहुत तेज़ हवा चल रही थी। ये लोग अपना आगे बढ़ते रहे भूत की तलाश में कि कहीं रास्ते में जिस वजह से मांझी गांव नहीं जा रहा कोई भूत मिलेगा। थोड़ी दूर गए थे, सबसे तेज चुके, सबसे यंग इसमें राम बहादुर था और बहुत ही फुर्तीला था, वो आगे आगे चल रहा था। तो जब ये आगे चलने लगे तो अचानक जो चंद्र मांझी था उसने इशारा किया कि रुक जाओ, आगे कुछ गड़बड़ है। सब ने देखा आगे क्या है, राम बहादुर को भी रोकने की कोशिश की, उसने भी देखा तो देखा सामने लाइट है, जो लाइट जल रही थी, लेकिन हवा तेज थी, इर्द गिर्द में पेड़ थे और वो उस लाइट के थ्रू एक तरह से जो अक्स है उसकी परछाई वो सड़क पर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइट झूम रहा है। और वो जो अक्स दिखाई दे रही है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें लगता है कि इंसान की परछाई है। तो उस रात तेज़ हवा, पेड़, तने, पत्ते और वो लाइट, और वो कुछ ऐसी तस्वीर बना रही है कि जैसे कुछ इंसानी हरकत हो रही है ज़मीन पर। एक तो जहन में ये कि भूत देखने जाना है, रात का वक्त, माहौल वैसे ही, और फिर पूरे इलाके में ये मशहूर है कि यहाँ भूत रात को ही मिलता है, लोग घर से निकलते नहीं। और दूसरा, अब ये लाइट के साथ तेज़ हवाएं और ज़मीन पर वो इंसानों का अक्स कभी उभरे कभी गायब हो। ये देखते ही राम बहादुर को लगा कि ये भूत है। अच्छा, पीछे के लोगों को भी लगा। इस दौरान में उस रोशनी के पीछे सचमुच कुछ इंसानों की परछाइयाँ भी नज़र आ रही हैं, पर वो परछाइयाँ हिल डुल रही हैं। अब सबको लग गया कि ये भूत, ऊपर से जो लोकल शख्स चंद्र मांझी उसने कहा कि मत जाओ, ये भूत है। लेकिन अब सबसे आगे आगे राम बहादुर था। राम बहादुर लगभग उस रोशनी के करीब पहुंच गया और उसने इन परछाइयों को देखा हिलते डुलते, और उसे लगा कि सच में ये भूत है। उसके पास अपनी एक खोखरी थी, ट्रेडिशनल, राम बहादुर के पास। उसने वो खोखरी निकाली और अब वो हवा में उन परछाइयों के हिलती जुलती उसने खोखरी घुमानी शुरू कर दी बेहद तेज़ी से, और वो खुद भी चीख रहा है, मतलब उसके ऊपर दहशत है कि ये सारे भूत प्रेत हैं, और वो खोखरी घुमाया जा रहा है उन परछाइयों पे। इस दौरान में पीछे से ये तीनों भी पहुंच गए, बंधु चटर्जी और इसके अलावा कृष्णचंद्र और मांझी। अब वो चला रहा है, ये पीछे पहुंचे, तब तक कृष्णचंद्र करीब चला गया। एक उसने खुखरी घुमाई तो वो कृष्णचंद्र को लग गई। कृष्णचंद्र घायल हो गए, फिर वो जोर से चीखा, तुम क्या कर रहे हो, मैं हूँ, भूत नहीं हूँ। तब तक राम बहादुर को लगा कि अच्छा ये तीनों हमारे, उसने खुखरी घुमानी बंद कर दी। जब बंद कर दी उसके बाद भी कुछ सिसकियों की और चीखने की आवाज़ आ रही। अब ये लोग और घबरा गए, वो किस महिलाओं की आवाज़ थी। अब इन्होंने चारों तरफ देखा कि ये क्या मामला है, सच में भूत है। अब उन्हें अजीब अजीब, एक तो स्ट्रीट लाइट, उसके अलावा कुछ पेड़ वेड़ के बीच में से रोशनी दिखाई दे रही है। अब उन्हें लगा ये सब भूत हो सकता है, लेकिन फिर वो जब सिसकियाँ आ रही हैं, चीख रही हैं, वो करीब गए तो पहले तो डरे, फिर अचानक नज़र पड़ी, देखा कुछ औरतें, और वो उसी गांव की औरतें। ये लोग रात को लालटेन लेकर वहाँ पहुँची थीं, और इनका महीने के कुछ ख़ास दिनों में एक काम हुआ करता था इन महिलाओं का कि वो लालटेन लेकर निकलती और ज़्यादा दूर नहीं जाती और महुआ के फूल को तोड़ने की कोशिश किया करती थी। एक तरफ गांव में ये कि रात को निकलने पे भूत पकड़ सकता है, लेकिन दूसरी तरफ ये थी कि कुछ ऐसे दिन हैं जहाँ पे ये महिलाएं लालटेन लेकर, शायद वो ज़्यादा बहादुर, तो वो फूल तोड़ने के लिए निकला करती थी। और उस रात भी कुछ महिलाएं लालटेन हाथ में लेकर वहाँ महुआ का फूल तोड़ रही थी। और अचानक राम बहादुर आया और उसे रोशनी की परछाई और हिलते पेड़ पत्ते, उससे लगा कि ये भूत है। तो जब वो खुखरी घुमा रहा था तो कृष्णचंद्र के अलावा एक खुखरी एक महिला को भी जा लगी। उस महिला को खुखरी लगी, महिला घायल हो गई।
अब जब इन लोगों की नज़र पड़ी तब इन्हें असलियत पता चली। फ़ौरन सब उठाकर महिला को अस्पताल ले गए, लेकिन सुबह होते होते महिला ने दम तोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। अब जब मौत हुई तो मामला पुलिस तक गया। पुलिस ने पूरी कहानी पूछी, हर एक ने सच बोला, चाहे वो बंधु चटर्जी हो, चाहे कृष्णचंद्र हो या मांझी हो। खुद राम बहादुर उसने कहा कि मैं गया और मुझे लगा भूत है और मैंने खोखरी घुमानी शुरू कर दी हवा में, और मुझे अंदाज़ा नहीं, एक तो कृष्णचंद्र को ही लग गया चाय वाले को, और दूसरा उस महिला को कब लगा, पर मेरा मकसद और इरादा नहीं था। लेकिन एक इंसान का कत्ल हुआ था और एक ज़ख्मी हुआ था, केस तो बनना था, केस बना और राम बहादुर को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। इसके बाद चार्जशीट तैयार हुई। अब लोअर कोर्ट में ये मामला पहुंचा। जब लोअर कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो एक अजीब मुकदमे की अब सुनवाई शुरू हुई। सरकारी वकील का कहना था कि राम बहादुर ने एक इंसान का कत्ल किया है और इसलिए आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत जो सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। राम बहादुर के वकील ने कहा कि बेशक राम बहादुर के हाथों से कत्ल हुआ है, लेकिन ये कत्ल अनजाने में हुआ है और जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस वक्त वो अपने होशो हवास में नहीं था। वो बुरी तरह डरा हुआ था भूत को लेकर, और भूत से खुद को बचाने के लिए वो चारों तरफ हवा में खुखरी घुमा रहा था। और ऐसी एक खुखरी कृष्णचंद्र को लगी, लेकिन वो बच गया, लेकिन दूसरी खुखरी उस आदिवासी महिला को लगी और उसकी मौत हो गई। तो ये जानबूझकर किया गया कत्ल नहीं है, इसलिए उनके मुवक्किल को माफ़ किया जाए। लेकिन इस पर लंबी बहस हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोनों तरफ से दलीलें दी गई, सब कुछ हुआ। आखिर में लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उसने इस दलील को मान लिया कि राम बहादुर के हाथ से यह कत्ल अनजाने में हुआ है। चलो उसके लिए कुछ थोड़ी बहुत सज़ा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और इसको सीधे सीधे रिहा कर दो, क्योंकि इसने कत्ल की नीयत से कत्ल किया ही नहीं था। अब लोअर कोर्ट ने रिहा कर दिया। उधर आदिवासी महिला जिसका कत्ल हुआ उसके घर वाले नाराज़ हो गए। फिर पुलिस को भी लगा कि ये क्या मामला है, तो पुलिस ने भी, उड़ीसा पुलिस ने भी उड़ीसा के हाई कोर्ट में इस लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। अब जब चुनौती दी तो वहाँ ये एक अजीब मुकदमा आया, एक ऐसा मुकदमा कि एक भूत के नाम पर एक इंसान का कत्ल हुआ है और जिसने कत्ल किया उसे लोअर कोर्ट ने सब कुछ, गवाही है वो एक्सेप्ट कर रहा है, विटनेस जितने हैं वो भी सब मान रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बावजूद, मतलब यहाँ ये भी नहीं कि सबूत नहीं, वो जो खुखरी जिससे कत्ल हुआ वो खुखरी भी पुलिस के पास है, हर चीज़ पुलिस के पास मौजूद है, सबूत, गवाह, चश्मदीद, लेकिन फिर भी अदालत ने छोड़ दिया। अब हाईकोर्ट के पास जब ये मुकदमा पहुंचा तो हर एक मानकर चल रहा था कि हाईकोर्ट का फैसला बेहद सख्त होगा। हाईकोर्ट में अब बहस शुरू हुई और हाईकोर्ट की बहस लंबी चली। अदालत ने पूरी कहानी सुनी, लोअर कोर्ट के फैसले को सुना और उसके बाद मामला 302 से शुरू होकर आकर ठहर गया आईपीसी सेक्शन 79। अब सारा केस का फैसले का जो दारोमदार था वो आईपीसी 79 पर आकर रुक गया। अब आईपीसी 79 302 के केस में क्यों और इसका मतलब क्या है, पहले तो आईपीसी 79 ये कहता है हमारा इंडियन पीनल कोड का कि अगर आपको फैक्ट्स की जानकारी नहीं है, अगर आप किसी हकीकत से वाकिफ़ नहीं है, तथ्यों के बारे में आपको पूरी सच्चाई नहीं मालूम है और आपके हाथों कोई जुर्म हो जाता है तो आपको माफ़ किया जा सकता है। यहाँ पे ये भी है कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक ये भी कहा जाता कि अगर आपको कानून की जानकारी नहीं है तो फिर आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपको फैक्ट्स और तथ्यों की जानकारी नहीं है और उस सूरत में कोई क्राइम करते हैं तो आपको माफ़ किया जा सकता है। अब ऐसा क्यों? तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसके बारे में हम, आप या और लोग नहीं जानते। चलिए, एक देश, एक शहर, एक स्टेट, बहुत सारे कई अपने अपने भी कानून होते हैं। तो अब इंडिया के बहुत सारे कानून हैं कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। विदेशों में आप जाएंगे तो बहुत सारे कानून बदल जाते हैं। जैसे इंडिया में आपको गांजा एक ड्रग्स में आता है जिसके लिए आपको सज़ा हो सकती है, पर यूएस में नहीं है। यूएस में गांजा या बीट जो है वो, उसको लेकर कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब अगर आप, लेकिन कोई सपोज अमेरिकी इंडिया आता है और यहाँ आकर वो गांजा पीना शुरू कर देता है, बीट लेता है और पुलिस पकड़ लेती है, फिर कहता है कि सॉरी हमें तो यहाँ के कानून के बारे में जानकारी नहीं, तो क्या उसे माफ़ किया जाएगा? बिल्कुल नहीं।
यहाँ ये कहा जाता है कि कानून के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, खासकर ऐसी चीज़ें जो थोड़ी सी मतलब नाजुक चीज़ें हैं, जिसमें आपको लगता है कि क्या ये सही है या गलत है। जब आपके दिमाग में ये सही और गलत की चीज़ें आ रही तो फिर आपको फैक्ट्स मालूम होना चाहिए, आपको जानकारी कानून की होनी चाहिए। अब ये बड़ा साबित करना मुश्किल हो जा सकता है कि किसको कानून की जानकारी थी या नहीं। कई लोग बच सकते थे, कोई भी कुछ कर देते और कहते हमें तो कानून के बारे में पता ही नहीं था इस देश का, हमसे इसलिए गलती हो गई। तो ऐसे में फिर बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल जाता और वो बच जाते। तो इसीलिए बाकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में और हमारे कानून में दो चीज़ें बड़ी साफ हैं। एक कि अगर किसी शख्स को फैक्ट्स, सच्चाई, हकीकत उसकी जानकारी नहीं है और उसके हाथों कोई जुर्म हो गया, फिर भी उसे माफ़ किया जा सकता, उसे माफ़ करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक दूसरा शख्स जो ये कहता है कि उसे कानून की ही जानकारी नहीं थी और इसलिए उससे जुर्म हो बैठा, तो उसको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसके केस की उस पूरी नौयत, हैसियत को देखनी चाहिए। तो अब आर्टिकल्स IPC 79 यहाँ पर आ गया। अब इस पर बहस हुई। तो जो बहस हुई उसके बाद पूरी अदालत में ये चीज़ रखी गई कि जब राम बहादुर उस रात वहाँ पहुँचा, तेज़ रोशनी के बीच में हवाएं थी, पेड़ पौधे सब हिल रहे थे, वो एक तरीके से एक परछाई, एक अक्स बना रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे इंसान है। और दूसरा, जब वो चाय की दुकान से वहाँ तक पहुँचा तो ये चारों के मकसद यही था और मन में यही था कि इनको भूत देखना है। तो वो पूरा जो एक सीन था वो ये था कि बस भूत ही भूत है और दिमाग में वही भूत हावी था। तो जब ये पहुँचे और वहाँ इन्होंने इस तरह की परछाई देखी तो राम बहादुर को लगा कि ये भूत है, क्योंकि पहले से उसके दिमाग में ये बैठा हुआ था। और इसी के बाद उसने खुखरी निकाली और भूतों पर हमला करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वो उस परछाई की जगह उन भूतों को मार रहा है। और इसी बीच वो खुखरी उस औरत को लग गई और उसकी जान चली गई, जो वहाँ पर ऑलरेडी थी और जिसके बारे में इन लोगों को पता ही नहीं था और इन्होंने देखा नहीं था। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स था, जो तथ्य थे, वो ये थे कि वो भूत मानकर चल रहा था और भूत पर हमला कर रहा था, न कि किसी इंसान पर। तो जब ये IPC सेक्शन 79 की बात आई और उसके बाद अदालत ने वो सारी कहानी सुनी, तो फिर हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया और हाई कोर्ट ने कहा उस रात जो भी हुआ वो सब कुछ भूत के लिए हुआ था, भूत के साथ हुआ था। खुखरी निकली भूत के लिए। ये चारों चाय की दुकान से निकलकर ढूंढने गए थे भूत को। इन सब के दिमाग में भूत हावी था और इन्हें उन रोशनी और परछाइयों से लगा कि भूत ही है। तो इसलिए खुद को, अपनी जान बचाने के लिए, उस दहशत से उबरने के लिए राम बहादुर ने अपनी खुखरी से भूत पर हमला किया। लेकिन यह हमला एक इंसान पर हो गया और एक महिला की जान चली गई। इसीलिए उसे फैक्ट्स, तथ्य और सच्चाई पूरी तरह से नहीं मालूम था। लिहाजा जो लोअर कोर्ट का फैसला था वो सही था और राम बहादुर के खिलाफ आगे कोई मुकदमा न चले, उसे इस केस से बरी किया जाए। और उड़ीसा हाई कोर्ट ने राम बहादुर को बरी कर दिया। तो एक इंसान का कत्ल एक इंसान के हाथ से हुआ, लेकिन एक इंसान की जान चली गई, पर दूसरे इंसान को बचाया किसने? एक भूत ने। तो एक भूत के कत्ल का, एक तरह से इस पूरे मामले को एक भूत के कत्ल का मुकदमा का नाम दिया गया, क्योंकि वो भूत को मार रहा था लेकिन मरा इंसान। तो देश के अपने कुछ नामचीन जो ऐसे केसेस हैं उनमें से ये एक केस था, एक भूत के कत्ल का मुकदमा।